हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट रिटन बाय चिनुआ अचेबे। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। पहले हम जान लेते हैं चिनुआ अचेबे के बारे में। तो चिनुआ अचेबे की जो अपब्रिंगिंग है वो इग्बो टाउन में ही हुई थी। द प्रोनाउंसिएशन इज इग्बो, बट इसकी स्पेलिंग है IGBO। यहीं पे साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में ये पले बड़े हैं। स्कूल में ये एक्सेलेंट थे, एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, और इनकी डेथ 2013 में हो गई। अगर हमें इनकी लाइफ के बारे में कुछ जानना हो तो इन्होंने एक इंग्लिश टीचर की तरह भी जॉब करी हुई है और एक नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में भी इन्होंने काम किया हुआ है। अब हम जान लेते हैं हमारी नॉवेल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी जो नॉवेल है ना, ये पब्लिश हुई थी 1958 में। ये नॉवेल हमारी सेट है 1890 में। ये वो दिन थे जब नाइजीरिया में कॉलोनलिज्म की शुरुआत ही हुई थी, यानी ब्रिटिशर्स जस्ट आके यहाँ बसे ही थे। यहाँ पे उन्होंने हुकूमत अपनी शुरू ही की थी। तो हमारी जो इग्बो कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या क्या सहा ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंडर, उस बारे में ये लिखी गई है। शुरुआत करते हैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में जानने से। कैरेक्टर्स में बहुत सारे हैं, पर हम मेजर कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ लिखा है। जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको बताती रहूंगी। तो बेसिकली फर्स्ट हमारे कैरेक्टर हैं ओकोंक्वो। ओकोंक्वो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं। नेक्स्ट है इनके सन, इनके सबसे बड़े बेटे नुओई। वैसे तो एन से स्टार्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहता है। अब ओकोंक्वो और नुओई ये बाप बेटे हैं। थर्ड कैरेक्टर है हमारे इकमेफुना। अब ये एक ऐसे बच्चे हैं जिनको ओकोंक्वो और नुओई के फैमिली में जगह दी गई है ड्यू टू सम विलेज सैक्रिफाइस, जो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अगले कैरेक्टर है हमारे जूडो। जिस विलेज में ये लोग रहते हैं, जिस नाइजीरियन विलेज में ओकोंक्वो रहते हैं, वहीं के ये समझ लीजिए हेड हैं उस विलेज के, हमारे जूडो। शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी के साथ। ओकोंक्वो ये एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलर रेसलर है अपने क्लैन के। अब नाइजीरिया में जिस जगह पे रहते हैं ना, साउथ ईस्टर्न रीजन में, वहाँ पे क्लैंस होते हैं, झुंड बने होते हैं, और उसका एक लीडर होता है। तो वही लीडर है हमारे ओकोंक्वो। ओकोंक्वो को स्ट्रेंथ और एग्रेशन की बहुत कीमत है। ये बिलीव कर रखते हैं, इस बात पे ये अपना यकीन रखते हैं कि अगर किसी इंसान में, किसी आदमी में बेसिकली ताकत नहीं है तो वो आदमी यूजलेस है। अब ओकोंक्वो के ना फादर थे उनोका, UNOKA। अब उनोका जो थे ना, इनके फादर, वो थोड़े से लेजी थे। एक ऐसे पर्सन थे जो लविंग थे, जो अपनी फैमिली की तरफ प्यार दिखाते थे। पर दिक्कत ये थी कि इनके फादर पे बहुत सारे डेट थे, यानी बहुत सारे इन पे लोन थे। और इनकी जो फादर की डेथ थी वो भी शेमफुल तरीके से हुई थी। वो डेट में ही मर गए, लोन में ही मर गए। और उसके बाद इनको कोंगफो को एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो गया था कि कुछ भी करूंगा अपने फादर की तरह नहीं बनूंगा। इसीलिए अपने बेटे नुओई, जो इनका ये बेटा है जो आपको दिख रहा है जस्ट ओकोंक्वो के नीचे की जो पिक्चर है, नुओई, ये चाहते हैं कि इनका बेटा इनकी तरह, इनके फादर की तरह ना बने और ओकोंक्वो की तरह ही बने। ओकोंक्वो की अपनी ट्राइब में भी बहुत इज्जत है। ओकोंक्वो की 3 बीवियां हैं, 3 वाइफ्स। ठीक है। अब ओकोंक्वो चाहते हैं कि उनका बेटा इनके ही नक्शे कदम पे चलता रहे। अब एक दिन ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है ओकोंक्वो के विलेज और कोई नेबरिंग विलेज में, और उसी आर्ग्यूमेंट की सेटलिंग के लिए एक बच्चे इकमेफुना को ओकोंक्वो के यहाँ भेज दिया जाता है। अब ओकोंक्वो को इकमेफुना एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी फैमिली में रख लेते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ। अब ये फर्स्ट वाइफ के साथ रह रहे हैं, पर इकमेफुना और नुओई की आपस में बहुत बनने लग जाती है। ओकोंक्वो नुओई को बोलते रहते हैं कि तुम मैस्कुलिन बनो, ये बनो, वो बनो। पर नुओई एक ऐसा चाइल्ड है जो लविंग है, जो थोड़ा सा आलसी भी है। और यही देख के ओकोंक्वो थोड़े परेशान रहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पापा की तरह ना बन जाए। पर इकमेफुना के आने के बाद नोई के अंदर भी थोड़ी मैस्कुलिन क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इकमेफुना के अंदर स्ट्रेंथ है और वो वाली क्वालिटीज भी हैं। इसलिए ओकोंक्वो भी खुश रहते हैं इकमेफुना के साथ, और इन सब की आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब इकमेफुना भी ओकोंक्वो को अपना फादर बोलने लग जाते हैं। अब ये बात है कि इकमेफुना की जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है, और ओकोंक्वो
से ये काफी अटैच्ड फील करते हैं, इससे इनमें एक पेरेंटल लव ये पाते हैं। अब जब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो 3 साल बीत गए हैं और ओकोंक्वो इकमेफुना को अपने साथ ही रखे हुए हैं और 3 साल से ये लोग साथ हैं। ये इकमेफुना भी अब ओकोंक्वो को फादर बोलने लग गया है। अब एक दिन सडनली ये जो ज़्यूडो है, ये ओकोंक्वो के दरवाजे पे आते हैं और दरवाजे से अंदर नहीं आते, ओकोंक्वो को ही बाहर बुला लेते हैं और ये बात करते हैं कि ऐसी कोई इनके अंदर कोई सेटलिंग हुई है कि एक सैक्रिफाइस करना है, उस सैक्रिफाइस में एक वर्जिन गर्ल और ये इकमेफुना का हमें बलिदान देना होगा। अब ये बात सुन के पहले तो ओकोंक्वो थोड़े शॉक होते हैं। अब वो इकमेफुना को थोड़ा सा पागल बनाया जाता है ये बोल के कि हम तुम्हें तुम्हारे विलेज वापस लौटा रहे हैं। बहुत लंबी वॉक करते हुए ये जूडो वगैरह के साथ वापस अपने विलेज जा रहा होता है। ओकोंक्वो पीछे से आते हैं एक मशेटी लेके और इकमेफुना को मार देते हैं। इकमेफुना चीखते हैं, अपनी हेल्प मांगते हैं और चीखते हुए भी ओकोंक्वो को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ओकोंक्वो ने ही उन्हें मारा है। और यही आवाजें कम करने के लिए ओकोंक्वो उसका गला काट देते हैं, इकमेफुना का गला काट देते हैं उसी मशेटी से। अब इससे दिखता है कि ओकोंक्वो के अंदर ये बात का इतना डर है कि कोई उसे वीक ना बोले, इसीलिए वो अपने इतने अटैच्ड पर्सन को भी जान से मार सकता है, खत्म कर सकता है। अब होता क्या है, जब बरियल हो रहा होता है ज़्यूडो की डेथ हो जाती है थोड़ा टाइम बाद और ज़्यूडो को दफना रहे होते हैं। और उस टाइम ना यहाँ पे जो नाइजीरियन एक उनका प्रथा होती है कि ये लोग सारे हवा में गन्स चलाते हैं और उसी दौरान ओकोंक्वो जब गन एक्सप्लोड करते हैं तो गलती से ये ज़्यूडो है जो ओल्ड मैन यहाँ दिख रहा है, उसका 16 ईयर ओल्ड सन है, उसकी उसको गन से वो गोली लग जाती है, इनका बेटा मर जाता है। अब इनकी जो विलेज है ना उसमें एक रूल है, बोल लीजिए एक तरीके का यहाँ पे प्रथा है कि अगर कोई भी एक ही विलेज के किसी पर्सन को मारेगा जान से, कोई फेलो क्लान्समैन को मार देगा, तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा ये, और एग्जाइल यानी कि एक तरीके से उनको किसी और विलेज में 7 साल के लिए रहने के लिए जाना पड़ेगा, वो अब इसी विलेज में नहीं रह सकते। अब यहाँ पे ना इसी बीच में मैं थीम की बात कर रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना। ऑल्दो इस स्टोरी के अंदर का कोई प्लॉट का पार्ट नहीं है, पर आपके आंसर्स में आपको हेल्प करेगा कि यहाँ पे जो फीमेल की जो पोजीशन है ना वो डिग्रेडेड है। द फीमेल्स आर ऑब्जेक्टिफाइड है कि कोई किसी को पेन होता है तो वो फीमेल क्वालिटी है, किसी को कोई सजा मिली तो फीमेल उसने कोई जुर्म किया है, तो हर क्राइम को, हर बुरी चीज को एक फीमेल आइडेंटिटी दे दी जाती है। ऑल्दो यहाँ की जो फीमेल्स है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई, तब भी उनको यहाँ की फीमेल्स को उतना यहाँ पे बोलते हैं ना एक ओहदा नहीं दिया जाता। एक बात और है जो यहाँ की थोड़ी बुरी है, जो हमारे राइटर ही बताते हैं स्टोरी के अंदर, कि यहाँ पे इस विलेज में कोई भी अगर ट्विंस पैदा होते हैं ना, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको इविल फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, और चीखे मार मार के वो बच्चे मर जाते हैं वहीं पे। अब ये जो नोई है ना ओकोंक्वो का बेटा, इसको पता चल जाता है कि मेरे फादर ने ही इकमेफुना को मारा है, और ये बात सुन के वो एकदम गुस्से में आ जाता है कि कैसे, मैं उससे इतना अटैच था, मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था वो, और आपने उसको जान से मार दिया। नोई ये भी सोचते हैं कि अगर मेरे फादर ने उसको ही मार दिया तो जो मैं ये नाटक करता हूँ ना मैस्कुलिन बनने का, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं लविंग ही रहूंगा, अब मेरे कोई फीमेल क्वालिटीज वाला बोलता है तो बोले, पर मैं ऐसा ही रहूंगा। अब अपनी एग्जाइल के दौरान ओकोंक्वो और उसकी फैमिली बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ये अपनी मदरलैंड में आए हुए हैं एग्जाइल के लिए। इसका नाम है बांता, स्पेलिंग है इस मदरलैंड की MBANTA। अब यहाँ पे जो इनके किन्समैन है यानी कि नोई की जो मदर है, उनकी जो गांव वाले सारे लोग हैं, ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं ओकोंक्वो और नोई इन सब के साथ। एग्जाइल पूरा करने के बाद जब ये वापस जाते हैं, ओकोंक्वो वापस जाते हैं अपने विलेज में, तो देखते हैं कि वहां का तो पूरा ही हुलिया ही बदल गया है, जो इनका क्लैन था पूरा उलट पुलट होके रह गया है। ऑल्सो मैं स्टार्टिंग में डिटेल मिस कर गई कि ओकोंक्वो जिस विलेज में रहते हैं उस विलेज का नाम है उमोफिया, स्पेलिंग इज
UMUOFIA, यूमियोफिया। अब यहाँ पे ना जब ये वापस आ गए हैं एग्जाइल से, तो ये देखते हैं कि व्हाइट मैन ने पूरा क्लैन चेंज कर दिया है। मिस्टर ब्राउन एक गोरा आदमी है, ये ब्रिटिशर है, एक कॉलोनाइजर है ये मिस्टर ब्राउन, जिसने यहाँ पे आके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बना दिए हैं ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ सके, क्लर्क बन सके, डॉक्टर बन सके, कुछ बन सके। और थोड़ा टाइम बाद मिस्टर ब्राउन यहाँ से चले जाते हैं कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से। मिस्टर ब्राउन एक अच्छा गोरा आदमी था, एक अच्छा, बोल सकते हैं एक अच्छा ब्रिटिशर था वो। मिस्टर ब्राउन के बाद आते हैं रेवरेंड स्मिथ। रेवरेंड स्मिथ भी एक ब्रिटिश अथॉरिटी के ही पर्सन है। ये एक ऐसे पर्सन है जो बोलते हैं ना हार्टलेस पर्सन, बहुत ही रदलेस एंड हार्टलेस। और ये यहाँ पे आके बहुत ही खराब खराब काम करने शुरू कर देते हैं, नाइजीरियन पीपल पे ऑपरेशन जमाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान नोई को ये फील होता है कि अगर जो मेरा रिलीजन है, जो मेरा कल्चर है, वो हमें ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता कि हम अपने भाई, अपने बेटों को ना मारे, तो क्या फायदा इस रिलीजन का। इसीलिए नोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यही इनकी विलेज का एक पर्सन है इनोक, इसके और एक ब्रिटिशर के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, और इसी अनबन को लेके जो यहाँ के जो लोग हैं विलेज के, वो ब्रिटिशर्स का एक चर्च जला के रख देते हैं। क्योंकि जला के रख देते हैं, अब ब्रिटिशर्स भी बदला तो लेंगे ही, ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे। वो लोग फाइन की भी डिमांड करते हैं, पर उससे पहले जिन जिन लोगों ने चर्च जलाया होता है उनको मिलने बुलाते हैं। और ओकोंक्वो ने भी चर्च चलाने में मदद करी थी, तो ओकोंक्वो को भी बुलाया जाता है। अब वहां पे ओकोंक्वो की भी बेइज्जती होती है, ओकोंक्वो को भी मारा जाता है। और जिस मॉर्निंग पे लोगों को छोड़ दिया जाता है ना, उस टाइम पे ओकोंक्वो बहुत ही बुरा फील करते हैं कि क्या हो गया है मेरे साथ। ये तो अब कोई जान लेगा कि मेरे साथ ये हुआ है तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, मुझे भी फीमेल क्वालिटीज वाला बोला जाएगा। और इसी बात का ओकोंक्वो को सबसे ज्यादा डर है कि मुझे शेम नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए अपनी लाइफ में इस बात से कि मुझे कोई मैस्कुलिन ना बोल के फेमिनिन बोले। जब अब स्टोरी जब आगे बढ़ती है, हमारे टूवर्ड्स द एंड आ गए हैं हम, ओकोंक्वो इसके बाद एक मैसेंजर जो मैसेज देने आया होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज डिलीवर करने आया होता है, उसको अपनी मशेटी से मार देते हैं ओकोंक्वो। और ये देखते हैं कि ओकोंक्वो का कोई भी क्लैंसमैन, कोई भी साथी ओकोंक्वो की इसमें साथ साथ नहीं देता, इनके साथ खड़ा नहीं होता इस वायलेंट एक्शन में। और ये बात देख के ओकोंक्वो को फिर से डर लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरी वो इज्जत नहीं रहेगी, और सामने जाके वो लटक जाते हैं, अपने आप को हैंग कर लेते हैं, मर जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आते हैं अगले दिन ओकोंक्वो को बुलाने, और देखते हैं कि ओकोंक्वो की बॉडी तो हैंग्ड है, लटकी हुई है। ये जो ओकोंक्वो के ही गांव वासी हैं वो कहते हैं हम तो इस बॉडी को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी प्रथा के हिसाब से ये एक पाप है कि कोई इंसान अपनी खुद की जान ले ले। इसीलिए इसे बोलते हैं, ये एबोमिनेशन है हमारी रिलीजन में कि अपनी जान आप खुद नहीं ले सकते, और इसने ली है इसलिए हमारा अब नहीं रहा। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, और ये इस बात का नोट बना लेते हैं कि जब मैं नाइजीरिया के ऊपर बुक लिखूंगा तो मैं उसको नाम दूंगा द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। एक तरीके से डिग्रेड करने की बात है ये उनकी कल्चर को। पर स्टिल हमारी स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कम्युनिटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से यहाँ पोर्ट्रे नहीं की गई है। हमारे जो नाइजीरियन राइटर हैं ये चिनुआ अचेबे, इन्होंने इस सोसाइटी की, इबो कम्युनिटी की डार्क साइड के बारे में भी लिखा है। इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे कैसे जो लोग हैं, उन्होंने कॉलोनीज के चलते हुए, ब्रिटिशर्स के राज के चलते हुए अच्छा और बुरा टाइम दोनों टाइम देखा। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जो नाइजीरियन लैंग्वेजेस है ना वो खो गई हैं, यानी कि कुछ नाइजीरियन क्वालिटीज बिल्कुल ही गायब होके रह गई हैं। इसीलिए हमारे जो राइटर है चिनुआ अचेबे, ये इस तरीके से लिखते हैं कि कुछ कुछ जो इनकी कम्युनिटी में वर्ड्स यूज किए जाते थे,
जो इनकी कम्युनिटीज़ में कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था उसका यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई भी अफ्रीकन पर्सन ये पढ़े तो वो कनेक्ट कर पाए कि हमने क्या हिस्ट्री सही है, हमने क्या क्या चीज़ें सही हैं, और ये हमारी कम्युनिटी से कितना क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि अपनी लैंग्वेज तो अपनी लैंग्वेज ही होती है, क्योंकि इनकी खुद की लैंग्वेज बिल्कुल ही खो चुकी है, इसीलिए जितनी थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हैं उसका ये इस्तेमाल करते हैं, और इस इंग्लिश लैंग्वेज को नेटिवाइज कर देते हैं, एक तरीके से अपनी तरीके से लिखते हैं ताकि लोग उसको अच्छे से जान पाए। ऑल्सो जो इनकी मदर टंग है, मैं आपको बता दूं, चिनुआ अचेबे की, दैट इज ईबो लैंग्वेज इटसेल्फ, और इसीलिए ये ईबो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी इस इंग्लिश की नॉवल के दौरान भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।